सो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल AKTU अड्डा पर, जहां हम 90 मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। और अब बारी आ चुकी है यूनिट 3 कवर करने की। और 90 मार्क्स आएगा तो SGPA अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, आगे नोट्स शॉर्ट और क्रिस्प रहने वाले हैं। ट्रिक्स का यूज किया गया है ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ सको। जैसे यहाँ पे मॉप ग्राफिक्स का भी यूज किया गया है कि आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाए जिसको आप अपनी आंसर बुकलेट में लिख कर आओगे। ओके, ऑल्सो क्वांटम नोट्स को भी रेफर किया गया है जहां पर हमें रिक्वायरमेंट हुई है। एंड 90 मार्क्स जो कि हमें एक्स्ट्रा 10 to 15 मार्क्स अचीव करने हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी और टिप्स भी बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं। AKTU-TC एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अपने को तो साफ साफ पता है, कीवर्ड्स पता होंगे तो मार्क्स अपनी मुट्ठी में होंगे। ओके, सो हेडिंग्स प्लस कीवर्ड पर ध्यान देंगे तो मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे। तो यूनिट 3 का इतना बड़ा सिलेबस था, पेजेस के हिसाब से देखें तो सिर्फ 14 पेजेस की यूनिट है। लेकिन भाई यूनिट 3 बहुत वास्ट है। ओके, सो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन, फिर पढ़ेंगे पब्लिक स्पीकिंग, देन स्टेज एंड देन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये सारे टाइप्स है प्रेजेंटेशन के। हम पब्लिक स्पीकिंग से भी प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, स्टेज से भी चीज़ों को प्रेजेंट ही करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अपनी यूनिट 3 प्रेजेंटेशन के अराउंड घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंटेशन तो सबको पता ही है क्या होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब हमारे प्रोफेसर्स बड़े बड़े टॉपिक PPT से पढ़ा देते हैं, बस बस उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। या जब मल्टीनेशनल कंपनी में मीटिंग होते हुए देखा है, तो उन मीटिंग्स में जब प्रोजेक्टर लगाकर हम इन्फॉर्म करते हैं क्लाइंट्स को, वो भी प्रेजेंटेशन होती है। सो बेसिकली हम प्रेजेंटेशन का यूज़ क्यों करते हैं? टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिवली। ठीक है, इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। नहीं तो सेम चीज़ हम ओरली भी बता सकते थे, लेकिन ओरली उस तरह का कन्वे ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन इज यूज्ड। प्रेजेंटेशन इज यूज टू इन्फॉर्म और टू परसुएट समवन। ओके, प्रेजेंटेशन के थ्रू या तो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने ये PPT बनाई है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो हम क्या पर्पज सर्व हो रहा है मेरा, कि मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ लोगों को। या तो PPT क्यों बनाता है इंसान, प्रेजेंट क्यों करता है प्रेजेंटेशन? टू परसुएट समवन। ठीक है, टू इन्फॉर्म से क्या होगा, नॉलेज ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल है जहां पे नॉलेज ट्रांसफर होती है। सिंपली प्रेजेंटेशन का यूज इन्फॉर्म करने के लिए होता है। एंड टू परसुएड, परसुएड यानी किसी को कन्विंस करना। जो आइडिया आप सोच रहे हो या जो भी आपका एजेंडा है, उसके लिए दूसरों को कन्विंस करने के लिए आप प्रेजेंटेशन का सहारा ले सकते हो। अब टेक्निकल प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ यूज होती है? इंजीनियर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन को अपन लोगों ने फोड़ दिया है। ठीक है, आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, वी हैव 4 टाइप्स। आईपैड। आईपैड क्या है सर? आई मतलब इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, P मीन्स परसुएसिव प्रेजेंटेशन, E मतलब एंटरटेनमेंट, T मतलब टेक्निकल। इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, एंटरटेनिंग, टेक्निकल, आईपैड। ठीक, सो फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है वही अपना क्लासरूम। जब टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे हम इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये तो अपने को क्लियर है ना कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, शो देम हाउ टू डू समथिंग। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में हम या तो ये सिखाते हैं कैसे किसी चीज़ों को किया जाता है, या कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। एंड व्हाट इज द पर्पस? टू टीच द ऑडियंस समथिंग दैट दे डू नॉट नो। ओके, परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएसिव प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है जब अपने कॉलेजेस में बायजूस अनअकैडमी नहीं आती ऐड करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? हमें परसुएड करने के लिए कि सर, स्टूडेंट्स, कि आप गेट फॉलो कर लो, आप MBA कर लो, हमारी कोचिंग सबसे बेस्ट है। तो फैक्ट्स देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वाइट स्क्रीन पर। तो वो एक एग्जांपल है परसुएसिव प्रेजेंटेशन का। उसमें क्या करते हैं? टू प्रमोट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। बायजूस आएगी तो अपने आप को प्रमोट करती है कि हमारा ये गेट का मॉड्यूल ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कन्विंस करने की कोशिश करती है। पर्पस क्या होता है? टू कन्विंस द ऑडियंस टू थिंक, बिलीव एंड टेक एक्शन। ग्राफ्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज। तो एग्जाम्पल याद रखना, बायजूस आती है। बायजूस हमें क्या दिखाती है? अपने स्टैट्स दिखाती है, कितने लोग पास हुए,
हमारी कोचिंग से क्या हमारा रेशियो रहा है पास एंड फेलियर का, ग्राफ्स एंड स्टैट्स का यूज़ करके वो हमें परसुएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला था इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, दूसरा परसुएसिव प्रेजेंटेशन। नाउ थर्ड, एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन। एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन का एग्जांपल याद कर लो, जब स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, ठीक है, शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है, अब वो 4 घंटे में लगातार तो हंसाता नहीं रहेगा। एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन इज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन, गिव्स द ऑडियंस एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो याद कर लेना, एंटरटेनिंग को जोड़ लो स्टैंड अप कॉमेडियन जब आता है। ठीक है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज टेक्निकल, इन्वॉल्व्स विजुअल्स एंड प्रिंटेड हैंडआउट्स और वीडियो टेप। टेक्निकल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल समझ लो कि जब मिनिस्ट्रीज में, मूवीज में देखा होगा ना कि जब पॉलिटिकल मिनिस्ट्रीज में आईएएस आईपीएस ऑफिशियल्स इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रेजेंटेशन देते हैं मिनिस्टर्स को, तो वो एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। वहाँ पे हम विजुअल्स का भी यूज़ करते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, वीडियो टेप्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आईपैड, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, परसुएसिव, एंटरटेनिंग, टेक्निकल। ओके, चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छी प्रेजेंटेशन में? पहली बात, वो कॉन्साइज होनी चाहिए और टॉपिक पर फोकस्ड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्री प्लान्ड होती है, हर पीपीटी हम अपने हिसाब से अरेंज कर कर रखते हैं ना। तो प्रेजेंटेशन, अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी प्री प्लान्ड, इट शुड बी कॉन्साइज्ड एंड फोकस्ड ऑन टॉपिक। फिर अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें पहले से रिहर्स करके रखना चाहिए, प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। लास्ट में प्रेजेंटेशन देते वक्त समराइज कर दो कि क्या क्या था प्रेजेंटेशन में, और जो प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटर है, स्पीकर है, उसका अपीयरेंस गुड होना चाहिए। ठीक है, अच्छे दिखोगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट टू लर्न। लेकिन चिंता नहीं, अपन लोग तो एक ही अड्डा वाले हैं ना। ये टेबल बना दिए मैंने, इससे साफ एंड क्लियरली एक्सप्लेन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बस दिमाग में इस स्लाइड की फोटो क्लिक कर लो। फिर फुल मार्क्स कौन नहीं देता, मैं भी देखता हूँ। एंड हाँ यार, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको लगता होगा मेरे एक सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं भी यही सोचता था। लेकिन यार सच बता रहा हूं, आपका एक सब्सक्राइब इतनी सेटिस्फैक्शन देता है ना, आपका एक कमेंट कर देना ऐसी स्माइल ले आता है ना, कांट इवन एक्सप्लेन। आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका एक सब्सक्राइब, कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है मेरे लिए। सो यार, समझ रहे हो ना यार, तब लगता है कि इतनी मेहनत करना, इतनी पीडीएफ बनाना, एक एक वर्ड को कैपिटल करना या स्मॉल छोड़ देना, तब लगता है कि यार वर्थ है मेहनत करना, जब आपका कमेंट पढ़ता हूँ, जब सब्सक्राइब वाली नोटिफिकेशन आती है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब क्या रीजन है प्रेजेंटेशन का। सो इट कैन बी फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, इट कैन बी फॉर परसुएडिंग समवन। ये दो तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको रीड कर लो, सेम है, सेम परसुएसिव प्रेजेंटेशन। थर्ड इज मोटिवेशन का पर्पस। ठीक है, पहले तो बेसिस के, पहले तो हम पर्पस के बेसिस पर अगर डिवाइड कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, तो या तो हम इन्फॉर्म करने के लिए प्रेजेंटेशन देते हैं या परसुएड करने के लिए देते हैं, मतलब कि किसी को कन्विंस करने के लिए। एंड थर्ड क्या पर्पस हो सकता है, मोटिवेट करने के लिए। तो सीधी सी बात है, मोटिवेशनल पर्पस, मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन लिखोगे तो लिख देना कि दिस इज यूज्ड टू मोटिवेट द ऑडियंस, फील एंथुसियाज्म इन देम। ओके, अब आते हैं बेसिस ऑफ ऑडियंस प्रोफाइल, मतलब कि ऑडियंस हमारी घरेलू ऑडियंस है या बाहर की ऑडियंस है, मतलब हमारी नॉन ऑडियंस है या अननोन ऑडियंस है। अगर नॉन ऑडियंस होगी, सीधी सी बात है इंटरनल, मतलब कि जहां पर हम हैं वहां की जान पहचान के लोग हैं, उसको नाम दे दिया इंटरनल प्रेजेंटेशन। एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन वो हो जाएगी जहां पे ऑडियंस हमारी अननोन रहेगी। ओके, सो इंटरनल प्रेजेंटेशन मेड फॉर एन इंटरनल ऑडियंस। सीधी सी बात, जब इंटरनल लिखोगे तो इंटरनल ऑडियंस। ऑडियंस इज एम्प्लॉयज एंड कैन बी नोन और अननोन टू द प्रेजेंट, मतलब टू द प्रेजेंटर, मतलब कि नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है। एंड ज्यादातर ये कब होती है प्रेजेंटेशन, जब आप अपने ही ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इंटरनल प्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज एक्सटर्नल? एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन इज मेड टू एन एक्सटर्नल ऑडियंस,
ऑडियंस इज पोटेंशियल क्लाइंट्स, वेंडर्स, पार्टनर्स। क्लियर बात है, जब बाहर से लोग आएंगे तो एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ऑडियंस नॉट वेल नोन टू द प्रेजेंटेड, नॉट वेल नोन टू द प्रेजेंटर। ओके, नेक्स्ट बेसिस है टाइम अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन। अब अगर टाइम मिल रहा है तो प्लान प्रेजेंटेशन हो जाएगी, हम उसमें प्लानिंग कर लेंगे, और टाइम नहीं मिल रहा तो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर। सो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन आर दोज विदाउट एनी प्रिपरेशन और प्लानिंग। इम्प्रॉम्प्टू में जहां हम कोई प्रिपरेशन या प्लानिंग नहीं करते वो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन है। प्लान प्रेजेंटेशन में हम प्लानिंग करते हैं, केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि कब हमें क्या बोलना है, किस पॉइंट में हमें ह्यूमर डालना है, किस बात में हमें सीरियसली टॉक करना है, ये हम पहले से प्लान करके रखते हैं। ठीक है। सो पहला बेसिस था हमारा पर्पस। सो इट वाज इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव, मोटिवेशनल। ऑडियंस प्रोफाइल के बेसिस पे इंटरनल प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। टाइम के हिसाब से इम्प्रॉम्प्टू हो सकती है या प्लान्ड हो सकती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन हमने फोड़ दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल क्या है? क्लासरूम में जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं, टीचर जब हमें पढ़ा रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यार बड़े बड़े टर्म्स में मत घूम जाना, सब अपने लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस एग्जाम्पल अपने मन में बैठाते चलो तो तुम अपने आप लिख दोगे अपनी नॉर्मल लाइफ से चीजों को देखकर। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। दिस टाइप कम्युनिकेशन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि यार डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल होता है, डाउट इजिली क्लैरिफाई किए जा सकते हैं। मतलब कि शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल, मतलब कि हम सामने खड़े होकर लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब अगर सामने वाले को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा या फीडबैक बता देगा। ठीक है, तो ये एडवांटेजियस हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या है इंटरपर्सनल का? कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स, टीचर, स्टूडेंट, एक्सेट्रा। क्लियर? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्लियर होगा। इट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं इंटरपर्सनल की। कम्युनिकेशन यहाँ पे कंटिन्यूस होता है। अगर मैंने कुछ बोला, सामने वाला फिर कुछ बताएगा, फिर मैंने कुछ बोला, सामने वाला बताएगा, मतलब ब्रेकेज नहीं है। अगर यही हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं लेटर पे, ठीक है, तो मैंने आज लेटर भेजा, फिर जब उसके पास पहुंचेगा तब वो रिप्लाई देगा कि यहाँ पे डाउट है, फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस है। एक डिसएडवांटेज भी इसको चाहे मान लो चाहे एडवांटेज मान लो, ये ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब कि एक बार मुंह से कुछ बोल दिया तो फिर बोल दिया भैया, सामने वाले को बुरा लग रहा है तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम डिस्टर्बिंग प्लेस पर हैं तो जिस इंटेंसिटी से हम बातों को बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं उसी इंटेंसिटी से सामने वाले तक वो बात पहुंचे। सो जिस लोकेशन पर हमें, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम शांत जगह होंगे तो अच्छे से बातें हो पाएगी, अच्छे से। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की? कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, इरिवर्सिबल कम्युनिकेशन, डिस्टर्बिंग प्लेस या काम प्लेस, मतलब लोकेशन से अफेक्ट पड़ता है। आ जाते हैं क्लासरूम प्रेजेंटेशन पे। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज क्लासरूम प्रेजेंटेशन, बस अपने क्लास को इमेजिन कर लो। अब क्लास को इमेजिन कर लिया तो शॉर्ट डिस्कशन होते हैं क्लास में, 1 घंटे का पीरियड होता है। ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ शॉर्ट डिस्कशन। डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं। जब हमारे स्कूल में क्लास होती थी तो वहाँ कई सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाता था ना, कि ये एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी कम्युनिकेशन का होता है। ऑल्सो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टॉपिक परफॉर्म की जाती हैं ताकि इफेक्टिवली बच्चों को समझ आए चीज़ें। क्लियर? क्लासरूम प्रेजेंटेशन कंप्राइजेज ऑफ शॉर्ट डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्टिविटीज रिलेटेड टू टॉपिक। वाई? इट इज डन टू इफेक्टिवली कन्वे द इंफॉर्मेशन। टिप्स टू पावर अप क्लासरूम प्रेजेंटेशन। अब अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप अपने आप को टीचर अज्यूम कर लो। ठीक है, अब आप सोचो कि आप कौन कौन से टिप्स अप्लाई करोगे, क्या क्या मेजर्स लोगे कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको। तो ठीक है, आप खुद से सोच लोगे। अगर बच्चों को 2 स्लाइड में नहीं समझ आ रहा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड यूज़ करूंगा, यूज़ एज मैनी स्लाइड्स एज नीडेड। अब मैं चाहता तो ये क्लासरूम प्रेजेंटेशन ना और ये भी क्लासरूम प्रेजेंटेशन है, दोनों को एक साथ डाल देता, लेकिन इससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता था। इसीलिए
सबसे सही तरीका है यूज एज मेनी स्लाइड्स एज नीडेड, मिनिमाइज नंबर ऑफ वर्ड। अब मैं चाहूँ तो यहाँ बड़े बड़े वर्ड लिख दूँ, ठीक है, मैं भी जो और भी कई सारे चैनल्स हैं पढ़ा रहे हैं, मैं भी बड़े बड़े वर्ड लिख दूँ और रीडिंग करता रहूँ। लेकिन नहीं भाई, आपको बच्चों को समझाना है अगर क्लियरली, तो कम वर्ड्स का यूज़ करिए, मिनिमाइज नंबर ऑफ वर्ड, तभी दिमाग तक सीधे बातें जाती हैं, डायरेक्ट कट टू कट बात, ठीक है। यूज एज मेनी स्लाइड्स एज नीडेड, मिनिमाइज नंबर ऑफ वर्ड, मैक्सिमाइज विजुअल, जितना ग्राफिक्स हो सके, जितनी इमेजेस हो सके, विजुअल्स को आप ऐड ऑन करिए, देख कर बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। रिड्यूस रिडंडेंट एलिमेंट, रिडंडेंट मतलब रेपिटेटिव एलिमेंट, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियरली जैसे अभी हमारे पिछले पार्ट में आपने देखा कि आईपैड था, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, परसुएसिव प्रेजेंटेशन, एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन, तो वो दोबारा भी आया था। तो अब मैं आपको बार बार पढ़ाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो हमारे टॉपिक में था, आपको समझा दिया गया, ठीक है। तो रिड्यूस रिडंडेंट एलिमेंट, ओके। हाईलाइट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो भी पढ़ा रहे हो, मीन्स जिस भी टॉपिक पर पढ़ा रहे हो हाईलाइट करो कि मेन क्या थीम है उस टॉपिक की, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड यूज़ करनी है जब आप टीचर बन जाओगे, मिनिमाइज नंबर ऑफ वर्ड मतलब शॉर्ट क्रिस्प नोट रखो, ठीक है। मैक्सिमाइज विजुअल, ग्राफिक्स का यूज़ करो, रेपिटेटिव कंटेंट को कम करो। क्लियर, इतना लिख के आ जाओगे, टीचर अपने आप इंप्रेस हो जाएगा, समझ जाएगा एक अड्डा का स्टूडेंट है, ओके। अच्छा अच्छा, एक और चीज, जिसको भी ऑनलाइन पैसे अर्न करने हैं सही तरीकों से, असली तरीकों से, तो वो इस वीडियो पर जा सकते हैं। क्या पता तुम्हारी भी लाइफ चेंज हो जाए। ये मेरे फरवरी मंथ की स्लिप है, कैसे कैसे मैंने सिर्फ फेब में बैठे बैठे 20,000 रुपीज कमाए। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बैठे बैठे ऑनलाइन उस वीडियो में बताया है। एक और स्लिप देखोगे, ये तुम्हारे जैसे ही एकेडीयू की स्टूडेंट है, गलगोटियास कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी स्लिप देखो। उसने भी उसी सेम मंथ में फेब में 13,627 कैसे कमाए, सारी ट्रिक्स टिप्स उस वीडियो में है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट वेज से फाइनेंशियली स्टेबल होना भी अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। कब तक यार मम्मी पापा पर डिपेंडेंट रहोगे। आज के जमाने में पैसिव इनकम सोर्स यानी कि एक पार्ट टाइम इनकम होना बहुत जरूरी है। देखना वीडियो, क्या पता तुम्हारी भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग हमें क्या टॉपिक से समझ आ रहा है, इंडिविजुअली जहां पे कॉन्फ्रेंस की जाए, इंडिविजुअली जहां पे किसी टॉपिक को एड्रेस किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। इस हेडिंग से बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन अपने को डरना नहीं है, मैं बताता हूं। इसका एग्जाम्पल आप मन में क्या बैठा लोगे, जब किसी बच्चे की हम काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 सेशन जब होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल काउंसलिंग, ठीक है। ये बेसिकली स्टूडेंट की मनोस्थिति को ठीक करने के लिए, यानी मेंटल स्टेट को बढ़िया करने के लिए किया जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग के, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मीट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर, मतलब कि अगर एक क्लास को हम एड्रेस कर रहे हैं तो हम सबको एक जनरल कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग में हम सामने वाले की पर्टिकुलर नीड्स के हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन को बनाकर रखते हैं एंड तब कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे। इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्कस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम दे फेस। अब इन अ क्लासरूम हम थोड़ा शाई फील करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, या जो भी सुपरवाइजी है वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। थर्ड, इट गिव्स द स्टूडेंट द प्राइवेसी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस देयर थॉट। सीधी सी बात है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी तो कोई शाइनेस फील नहीं होगी, डायरेक्ट आप प्राइवेसी में अपनी जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। फैकल्टी सुपरवाइजर इज इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट एंड टेक बेटर केयर ऑफ देयर नीड, ठीक है। जो हमारा फैकल्टी सुपरवाइजर होगा वो उस टाइम बेटर कंट्रोल में होगा, एक्शन लेने के, आइडियाज देने के, ठीक है। क्या पता वो भी अनकंफर्टेबल फील करे जो सुपरवाइजर है कि यार मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं, तब जब बहुत सारे बच्चे बैठे हों। लेकिन जब हम इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे तो स्टूडेंट भी ईज आउट होगा और फैकल्टी सुपरवाइजर भी अच्छे कंट्रोल में होगा कि जो स्टेप नेसेसरी है वो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके स्टूडेंट को। ऑल्सो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग हर टाइम इंटरवल पर की जाती है, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने, इस तरह हमें रेगुलर पीरियड पर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ती है। एंड
प्राइवेसी इंश्योर करके रखनी पड़ती है। सो आई थिंक इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग क्लियर होगा। ठीक, कोई डाउट आए तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करना, ठीक है। सो नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? बहुत सारी ऑडियंस के सामने स्पीकने को, बहुत सारी ऑडियंस के सामने स्पीकने को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल के सामने बोलने को पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट, ये हम तब कर सकते हैं जब जो हमारे थॉट्स आ रहे हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है राइट समथिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो इस फॉर्मेट में लिख देना कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब बहुत सारे लोगों के सामने बोलना, ठीक है। यहाँ पे हम अपने थॉट्स को पहले कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में, तब जाके वो ऑडियंस पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं। क्लियर? तो थॉट्स को कन्वर्ट करो वर्ड्स में, दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। यहाँ पे लैंग्वेज क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। कुछ भी चढ़ के नहीं बोल सकते। एक क्राइटेरिया होता है, एक फॉर्मल लेवल होता है बात करने का, ठीक है। अब आप वर्ड्स तो बोले जा रहे हो, लेकिन अगर जेस्चर्स का यूज नहीं करोगे, दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर पब्लिक के सामने बोल रहे होगे, तो टमाटर अंडे आपके मुंह पर पड़ेंगे ही। तो जेस्चर्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पब्लिक स्पीकिंग इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, जहां पे हम अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज हमारी फॉर्मल रहती है, लेकिन वर्ड्स के साथ जेस्चर्स का भी यूज इंपॉर्टेंट है। अब पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक सोर्स होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होता है जो सोर्स और रिसीवर के बीच कन्वे किया जाता है, एक चैनल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइव ऑडियंस लिखा है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों को, अब आप देखते होंगे मोदी जी हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ठीक है। तो चैनल, यहाँ पे चैनल का मतलब है ऑनलाइन मीडियम हो सकता है, ऑफलाइन मीडियम हो सकता है, ठीक है। पार्ट क्या क्या होते हैं? एक सोर्स होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होता है जो कन्वे होता है, फिर एक चैनल होता है, ओके। देन फीडबैक होता है जो ऑडियंस हमें देती है, एंड देन कॉन्टेक्स्ट एंड नॉइज। नॉइज समझ ही रहे होगे क्या होती है, मोदी मोदी वो वाली नॉइज, ठीक है। एंड फीडबैक इज द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन। हमने जो पब्लिक स्पीकिंग की, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो फीडबैक से पता चलता है कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप लोग भी फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यहां भी अपने वही सेम टाइप आ गए, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, तो अगर मोदी जी गवर्नमेंट की कोई स्कीम बता रहे हैं, तो वो फॉर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर मोदी जी बीजेपी के लिए प्रमोशन करने गए हैं फ्लाइट से, तो वो परसुएशन हो गई। सो टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आ गया इंफॉर्मेशन, परसुएशन, एंटरटेनमेंट। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपना समझ लेना, ठीक है। अच्छा हाँ यार, पढ़ने में मजा आ रहा है ना? नोट्स कैसे बने? कमेंट कर कर मुझे तुरंत बताओ नोट्स कैसे हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। पेन मारो या पेंसिल, मुझे उससे मतलब नहीं है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्लियर? सो नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। क्या क्या टेक्निक एक स्पीकर अप्लाई कर सकता है ताकि ऑडियंस बंधी रहे, उसकी तरफ अट्रैक्ट रहे, ठीक है। आप भी अगर आगे चलकर पब्लिक स्पीकिंग करते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, सबको फियर होना नहीं चाहिए स्पीकिंग का, तो आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मुझे इसीलिए टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता था कि ये अपने आप की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो जो जो यहाँ सीख रहे हो, अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई भी करना, ठीक। अगर आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, तो आप क्या टेक्निक लगाओगे? से समथिंग राइट ऑफ द बैट दैट कनेक्ट्स टू द ऑडियंस, ठीक है। अब मान लो आप असम गए हो प्रोनाउंसिएशन करने, तो आप वहां क्रिकेट के बारे में तो बताओगे नहीं, वहां पे फैन फॉलोइंग किसकी है? फुटबॉल की है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज बोलो जो ऑडियंस को कनेक्ट करे। सेम चीज अगर आप पंजाब में जाओगे, ठीक है, वहां क्रिकेट की अच्छी खासी फॉलोइंग है, या यूपी में क्रिकेट की अच्छी खासी फॉलोइंग है। अब आप बताओ कि यार सॉकर एक गेम होता है, फुटबॉल एक गेम होता है, तो नहीं समझेंगे लोग। तो ऑडियंस को गेज करना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ऐसी चीज बोलो जो ऑडियंस से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट विद इमोशन, वहां उनके इमोशन से कनेक्ट हो, ठीक है। टेल दी ऑडियंस हाउ गुड दे आर। यार किसको अपनी तारीफ नहीं पसंद है? आपने भी देखा होगा, आपके भी स्कूल या कॉलेजेस में जब आते हैं स्पीकर्स, वो सबसे पहले आपकी तारीफ करते हैं। यार आपसे समझदार बच्चे तो मैंने देखे नहीं, ठीक है। ऑडियंस की तारीफ कर दो, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या यार बढ़िया इंसान है, ठीक है। इसकी बातें सुनते हैं। लिंक बैक टू दी ओपनिंग ड्यूरिंग द स्पीच।
जहां से आपने शुरू किया था बीच बीच में वहां लेते जाते रहो, ठीक है। ये हमने टीसी प्लेलिस्ट क्यों शुरू की है? आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, 90 मार्क्स पाने के लिए। तो बार बार मुझे वो आपको रिमाइंड कराना रहता है कि हमने शुरू क्यों किया था, 90 मार्क्स पाने के लिए। नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है। रिलेट टू दी ऑडियंस सेल्फ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट आ रहा है? कोई आदमी तभी आपकी बात सुनता है जब उसके इंटरेस्ट की बात हो, उसके फायदे की बात हो। ये बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरटेन द ऑडियंस विद स्टोरीज। अपनी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, मान लो आप परसुएशन के लिए पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लोगों को परसुएट करने के लिए, तो आपने देखा होगा वो कहानी सुनाते हैं कि मेरे पास मेरी कोचिंग में एक बच्चा आया था, वो टॉप नहीं कर रहा था, अपने बहुत ही लोअर मोस्ट पॉइंट पर था, फिर ऐसी ऐसी हुई, ये कहानी हुई, फिर वो इम्प्रूव करने हुआ। तो हमें नहीं पता वो कहानी सच है कि झूठ है, लेकिन वो हमें अपनी स्टोरीज में फंसाते हैं ताकि उनका मैसेज कन्वे किया जा सके, ठीक है। तो आप भी जब पब्लिक स्पीकिंग करो तो एक दो कहानी आप रेडी रखो, ताकि ऑडियंस एनग्रॉस्ड रहती है आप में कि अच्छा अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ठीक है। टेल द ऑडियंस एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू गेन। गाय लिखा हुआ है, गेन। उनको बताओ ऑडियंस को कि उन्हें क्या मिलने वाला है, ठीक है। आपके पब्लिक स्पीकिंग जिस भी टॉपिक पर आप कर रहे हो उसको सुनकर उनका क्या फायदा होने वाला है, एट लास्ट उन्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये सारी चीजें कन्वे करो, ठीक है। तो क्या हमने सीखा? आप स्टेज पर चढ़े हुए हो पब्लिक स्पीकिंग करने, ठीक है, तो उस जगह से वहां के लोगों से एक कनेक्शन बनाओ, उनसे कनेक्टेड चीज बोलो, फिर इमोशनल कनेक्ट बनाओ, ऑडियंस को बताओ कि कितने अच्छे हो आप लोग, जिस चीज के लिए आपने शुरू किया उस बात से लिंकेज करते रहो, ऑडियंस का सेल्फ इंटरेस्ट बताओ, उनका क्या फायदा है ये चीजें बताओ, और स्टोरीज के साथ एंटरटेन करते रहो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्लैरिटी। क्लैरिटी इन पब्लिक स्पीकिंग। तो हमें क्लियर रहने के लिए क्या क्या टिप्स अप्लाई करने चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में, ठीक है। तो जो मैसेज हो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मैसेज क्लियर। मीनिंग जो हो हमारे कंटेंट की इमीजिएटली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अब ये ना हो कि भैया आइंस्टाइन के फॉर्मूले फॉर्मूले लिख दिए, फिर उसमें बताओ कि यहाँ पे ई की वैल्यू ये है, एम इज इक्वल टू मास, और सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट। इतना डीप नहीं, मीनिंग इमीजिएटली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। थर्ड टिप क्या है? डोंट स्पीक वेरी फास्ट और वेरी स्लोली। अभी आप अगर 2x पे सुन रहे हो तो 2x पे मत सुनो, आप अगर 1x पे सुन रहे हो 1x पे मत सुनो, 1.5x या 1.75x, ओके, द बेस्ट स्पीड। नेक्स्ट, डोंट प्रोनाउंस इनकरेक्टली, यानी गलत सलत प्रोनाउंसिएशन मत बोलो। शाहिद कपूर को फाहिद कपूर मत बोलो, शाहिद कपूर को साहिद कपूर मत बोलो, शाहिद कपूर को शाहिद कपूर बोलो। इसका ये मतलब नहीं कि शाहिद मेरा फेवरेट एक्टर है, ओके। क्लियर रहो मैसेज में, मीनिंग तुरंत समझ आ जानी चाहिए। डोंट स्पीक वेरी फास्ट और वेरी स्लो, एंड डोंट प्रोनाउंस इनकरेक्टली। ये तो जनरल सी बात है यार, इजी टॉपिक किल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। किन किन मोड्स में हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक है मॉक, मॉक, ओके। मोड्स: ओरल प्रेजेंटेशन, प्लेनरी प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओके। फोड़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट मोड है ओरल प्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक इंडिविजुअल से की जाती है, इंडिविजुअल प्रेजेंटर होता है। ओरल प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल प्रेजेंटर होता है। तो ओरली हम जब चीजों को प्रेजेंट करते हैं ना तो बहुत लंबा नहीं बोल सकते, ठीक है। सिंपल, कॉन्साइज, क्लियर रखो। जो आप मटेरियल है आपका सिंपल हो, कॉन्साइज हो, क्लियर होना चाहिए। टाइम अलोकेटेड फॉर ईच प्रेजेंटेशन इज 15 मिनट्स, ठीक है। 12 मिनट्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड 3 मिनट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। किस सॉफ्टवेयर पर बना सकते हो प्रेजेंटेशन? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये सब प्रिस्क्राइब है पहले से ही है कि हमें 15 मिनट मिलने चाहिए और ऑप्टिमम टाइम 15 मिनट है। और प्रेजेंटेशन बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ओरल प्रेजेंटेशन की सीधी सी बात क्या है, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। इंडिविजुअल प्रेजेंटर होता है, लिमिटेड टाइम मिलता है 15 मिनट का, ठीक है। एंड जो मटेरियल होता है, एंड हाँ यार, क्योंकि हम सब्सक्राइब ना किया हो तो बहुत प्लीज लंबा नहीं हो सब्सक्राइब सकता, कर दो यार। साइज क्लियर सिंपल। नेक्स्ट, प्लेनरी प्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? इंटरेक्टिव स्किल बेस्ड डिस्कशन। टाइम 20 मिनट्स फॉर द प्रेजेंटेशन। टाइम याद रख लेना क्योंकि यही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है यहाँ पे। वहाँ 15 मिनट से या 20 मिनट्स मिल रहे हैं। प्लेनरी प्रेजेंटेशन में हम ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं करते, 1-to-1 इंटरेक्टिव स्किल बेस्ड डिस्कशन होता है, यानी कि सामने वाला भी हमसे इंटरेक्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में 3 मिनट्स मिलेंगे, वहां सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। अगर उसको डाउट आ रहा है तो इंटरेक्ट करेगा हमसे, डायरेक्ट पूछ लेगा, ओके। थर्ड,
पोस्टर प्रेजेंटेशन, अपनी चीज को पोस्टर के थ्रू भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्म्स के पोस्टर होते हैं ना, वो भी प्रेजेंटेशन एक तरीके की होती है। अलाउज अस टू इंटरेक्ट फेस टू फेस विद पीपल। ओके, द डिस्प्ले बोर्ड फॉर ईच पोस्टर शुड बी 90 सेंटीमीटर हाई एंड 60 सेंटीमीटर वाइड। प्रिस्क्राइब्ड है, तो आप 90 इंटू 60 याद कर लो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भैया बच्चा पढ़ के आया है, इसको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। आर पोस्टर शुड इंक्लूड द एब्स्ट्रैक्ट आईडी नंबर। ठीक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है। एक 90 इंटू 60 का साइज हमारे पास रहता है, उतना ही बड़ा पोस्टर होता है। और एब्स्ट्रैक्ट आईडी नंबर यानी यूनिक आईडी नंबर भी पोस्टर पर हमें प्रिंट करा के रखना चाहिए। नेक्स्ट है टिप्स टू ओवरकम द स्टेज फियर। जब आप स्टेज पर चढ़ते हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि जो स्टेज फियर है वो हट जाए। क्लास में भी आप जब कोई अनाउंसमेंट करने जाते होगे तो सब स्टेज फियर के अंदर ही आता है। ठीक है, सो हमें स्टेज फियर को अवॉइड करने के लिए क्या क्या पॉइंट अप्लाई करने चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू हैंडल दी चैलेंजिंग सिचुएशंस। यानी कि जब आप स्टेज पर जा रहे हो, आप अपने आप को अज्यूम करो आप अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने जा रहे हो। ठीक है, परफॉर्म करते वक्त आप स्टेज पे पहुंच चुके हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, एबिलिटी टू हैंडल दी चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में सोचना है। फिर जो भी आप परफॉर्म करने जा रहे हो, मान लो आप म्यूजिक परफॉर्म करने जा रहे थे, प्रिपेयर द मटेरियल इन एडवांस। ठीक है, आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, जितनी बार आपने रिहर्स किया होगा, आपको फियर होगा ही नहीं। ठीक है, रीड इट अलाउड टू हियर योर वॉइस, यानी म्यूजिक की बात नहीं करते, मान लो आप कोई स्पीच देने जा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास पहले से मैटर रहेगा कि आप क्या बोलने जा रहे हो, उसको तेज तेज पढ़ लो। ठीक है, तो आपको वो चीजें याद होती जाएंगी और अपनी आवाज, कॉन्फिडेंट आवाज जब आपको सुनाई देगी तो अल्टीमेटली आप भी खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। स्टैंड और सिट इन अ सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंट पोस्चर। स्टेज पर जाने से पहले जहां भी बैठो, जहां भी खड़े रहो, कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े रहो कि यार मुझसे अच्छा स्पीच देने वाला यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रांसेंड होती है आपकी बॉडी में, आपका बॉडी पोस्चर आप में कॉन्फिडेंस ट्रांसेंड कर देता है। मेक आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिससे भी बात करो, मतलब स्टेज पर जाने से पहले आई कॉन्टैक्ट बना के बात करो। ओके, एंड रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी। योगा, आसन, मेडिटेशन या कुछ भी, अपने आप को शांत रखो, काम रखो। बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एंटर मत करने दो स्टेज पर जाने से पहले। रिफ्यूज टू सेल्फ डाउट एंड बिकम लेस कॉन्फिडेंट। ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लगभग सेम है। आप अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दोगे तो जो सेल्फ डाउट है वो अपने आप हटता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। आप स्टेज पर जा रहे हो ना, तो वहां की ऑडियंस की एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जरूरी है ऑडियंस एनालिसिस का मतलब है आइडेंटिफाइंग दी ऑडियंस, मतलब कि अपनी ऑडियंस को पहचानना। तब हम क्या कर सकते हैं, अडेप्टिंग अ स्पीच टू देयर इंटरेस्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। ओके, अब आपने कई बार सुना होगा स्टैंड अप कॉमेडियंस बताते नहीं अपनी स्टोरीज कि मैं वहां चला गया और वहां बहुत सारे एजेड लोग थे, बुढ़े लोग थे, तो वो मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तब वो क्या करते हैं, वो ऑडियंस को एनालाइज करते हैं, यहाँ किस एज ग्रुप के लोग हैं, उस हिसाब से अपने जोक्स को वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप जाओ, आइडेंटिफाई करो ऑडियंस को, उनके हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी स्पीच को मॉडिफाई करो। ठीक है, उनके बिलीव्स के हिसाब से। अब आप पाकिस्तान में जाके स्पीच दे रहे हो और बोल रहे हो जय हिंद जय हिंद जय हिंद, तो भैया फिर वापस नहीं आ पाओगे आप। ठीक है, तो लोगों को देखो, उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करो। दैट इज वाई आइडेंटिफाइंग द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि हमें अपनी स्पीच मॉडिफाई करनी चाहिए कि नहीं। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन। अब वो आए हंसने के लिए और आप परफॉर्म कर रहे हो कोई इमोशनल सॉन्ग, और आप परफॉर्म कर रहे हो कोई इमोशनल चीज़, तो भैया जूते तो पड़ेंगे ना। तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को समझो, ऑडियंस की नॉलेज ऑफ टॉपिक को समझो कि उन्हें कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, उतना ही डीप में जाओ, नहीं तो बोर होने लगेंगे, फोन चलाने लगेंगे। ठीक है, तो उतना ही डीप घुस के बात करो जितना उन्हें समझ आए। ठीक है, डेमोग्राफिक्स मतलब कि आप किस जगह पे हो। ऑडियंस साइज, कि कितनी बड़ी ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो, ये भी फैक्टर डिटरमाइन करता है। ईगो सेंट्रिज्म, यानी ऑडियंस आपकी ईगो सेंट्रिक तो नहीं है, उनकी ईगो हर्ट मत करो। ऐसी चीज मत बोलो कि कि उनकी ईगो हर्ट हो। अभी हमने क्या बोला, ऑडियंस की तारीफ करो, उनको फ्लैटर करो, जैसे तुम कितने अच्छे हो यार, तुम्हारे 90 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो खुश रखो ऑडियंस को।
तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक भी कवर हो चुका है। 3 टॉपिक को अभी तक हमने खत्म कर दिया है, लंका लगा दिया है। मनोज मुंतशिर का डायलॉग, हमने 3 टॉपिक्स की लंका लगा दी है। ठीक है। फोर्थ, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। सो अब प्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके हैं, इंटरपर्सनली, इम्पर्सनली। चलो देखते हैं क्या है दोनों। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर से वही सेम, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल, लोगों को डायरेक्टली 1-to-1 इंफॉर्मेशन देना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है। यहाँ पे फीडबैक पॉसिबल होता है, डाउट तुरंत क्लैरिफाई किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फीडबैक पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कैसे कैसे किन मेथड से होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो जान लेते हैं। तो 3 मेथड हैं, वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल की भाषा में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना, यानी 1-on-1 मीटिंग्स, स्पीचेस, टेलीफोन, डिपार्टमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। ठीक है। इन सब में डायरेक्ट फीडबैक पॉसिबल है, कोई भी डाउट होगा तुरंत क्लैरिफाई किया जा सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन। फिर अब सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मींस परमानेंट रिकॉर्ड लेटर्स, ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस भेज देना। क्लियर। थर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ना हम लिख कर भेजते हैं ना बोल कर भेजते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जिसका यूज करते हैं फिर सच एज जेस्चर्स, एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। इसके थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, इसके थ्रू जब हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलते हैं आगे। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स डायरेक्ट, कॉन्साइज, शॉर्ट में बात, कट टू कट। यहां हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, सुपरफिशियली बात करते हैं, ज्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते। क्लियर। इम्पर्सनल इज मेंटेनिंग प्रोफेशनल एटीट्यूड। ध्यान देना, ये पॉइंट लिख कर आना है सबको। इम्पर्सनल इज मेंटेनिंग प्रोफेशनल एटीट्यूड। यहां हम ज्यादा बॉन्ड वॉन्ड बनाने का ट्राई नहीं करते। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मॉल्स में जब हम बिलिंग कराते हैं ना, तो जो 2-3 मिनट का कम्युनिकेशन होता है ना, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि जो थैंक यू, और फिर वो पूछता है आप किसके थ्रू पेमेंट करोगे, तो ये सारी चीजें इम्पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाती हैं। उसके बाद उसका और हमारा कोई वास्ता नहीं होता। अब नेक्स्ट मेथड देख लो। मेमो, लेटर, ईमेल, वॉइस मेल के थ्रू इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ऑडियंस कैसे प्रेजेंटर के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है, तो प्रेजेंटर के पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज क्विजिंग, सेकंड इज इंटरजेक्शन। ठीक है। अब क्विज क्या होता है सबको पता है यार, तुम लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। क्विज एक गेम है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर टाइप का। ये क्यों किया जाता है, टू इन्वॉल्व द ऑडियंस, हेल्प्स इन टीम बिल्डिंग, फन। ऑडियंस में फन आता है, जो भी टीम बनती है उनमें टीम बिल्डिंग की क्वालिटी आती है, और प्रेजेंटर से वो कनेक्टेड फील करते हैं। सो ऑडियंस पार्टिसिपेट करती है क्विज के थ्रू। क्लियर। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। सेकंड, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आहा, वाओ, आउच, गोश। अब इसकी ग्रामेटिकल मीनिंग कुछ नहीं है। मैं तुमसे पूछूं गोश का क्या मतलब है, तो डिक्शनरी में ढूंढते रह जाओगे, कोई मीनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इंटरजेक्शन है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। सो इंटरजेक्शन, दे कन्वे द एग्जैक्ट फीलिंग थ्रू वर्ड्स। ओके। ग्रामेटिकली डू नॉट रिलेट, नॉट यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में हम इन सब वर्ड्स का यूज नहीं करते। क्लियर। और ये वर्ड्स हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। ओके। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर भी एक तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, लेकिन अगर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना है तो वी विल यूज इंटरजेक्शंस। ओके। सो यहाँ पर हमने यूनिट 3 को तोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया है। आई होप यूनिट 3 सबको समझ में आई होगी, और जो भी डाउट है, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके। बिना शर्माए, ठीक है। अगर मैं एक्टिव रहूंगा तो जरूर आंसर करूंगा। ओके। एंड जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है अपने चैनल पर, उतना अगर कॉपी में लिख कर चले आओगे ना, तो एग्जामिनर भी शर्मा जाएगा कि कहाँ से इतना पढ़कर आया है यार ये। सो यूनिट 3, जो कि इजिएस्ट यूनिट है,
हम लोगों को एक एक गोड्डा वालों को ना फुल स्कोर करना है इसमें। ओके, सो 2-3 बार वीडियो देख लो, नोट्स बना लो और फुल स्कोर लाना है इसमें। बाय।